You hide and I'll find you. Change is a part of life and it is always awaited. But what, when and where? That is decided by fate. That is not in our hands. So we should try to live in our present and stay happy. Hi, good evening. You're with me RJ Nisha and the show is Bookwood. And you're listening to one and only one internet radio station of its own kind, Radio Uran. जी हाँ दोस्तों, चेंज हमारी लाइफ में होता ही होता है. कुछ भी स्टैटिक नहीं रहता. हर चीज को बदलना तो है, पर कब, कहाँ, कैसे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते. ये तो फेट ही डिसाइड करता है. तो हमें अपनी जिंदगी को जीना सीखना चाहिए. चेंज का इंतजार नहीं करना चाहिए. जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है उसके बारे में क्या सोचना. जी हाँ, ऐसी ही है आज की हमारी नॉवेल अ लिटिल प्रिंसेस, जो कहानी है एक छोटी सी बच्ची की. वो छोटी सी बच्ची जो जिस सिचुएशन में होती है वहीं पर अडेप्ट कर लेती है. अगर उसकी सिचुएशन बहुत ही अनफेवरेबल हो, अगर उसकी कंडीशन बहुत ही खराब हो, तो वो इमेजिन करती है कि उसके आसपास सब कुछ बहुत अच्छा है, वो एक बहुत अच्छी सिचुएशन में है, वो बहुत एंजॉय कर रही है. इस तरह उसे अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने में आसानी होती है. इस तरह वो अपनी प्रॉब्लम से भागती नहीं बल्कि उनसे लड़ पाती है. उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, हिम्मत आ जाती है और वो अपनी इस मुश्किल जिंदगी को भी आसान बना पाती है. जी हाँ, ऐसी ही है हमारी आज की नॉवेल की हीरोइन, जिसका नाम है सारा क्रू. जी हाँ, ये कहानी सारा क्रू की है. सारा क्रू जिसके फादर की डेथ हो गई है क्योंकि उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ. उनकी किसी फ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया. अब सारा क्रू जो कि बहुत अमीर थी, उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा. अब वो जिस स्कूल में रह रही थी, जिसकी ओनर बहुत ही क्रूअल थी, मिस मेंशन्स, जो सारा को ना चाहते हुए भी सिर्फ उसके पैसे के लिए उसे प्रेज करती रहती थी, वो अब सारा से सारे बदले निकाल रही हैं. वो सारा के साथ अब बहुत बुरा सुलूक कर रही हैं. उन्होंने सारा को अपने स्कूल में मेड बना लिया है और साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सारा को वो यूज कर रही हैं. क्योंकि सारा जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, जिसकी सबसे बड़ी दोस्त थी किताबें, अब वो किताबें वो खुद नहीं पढ़ पाती, पर हाँ उन किताबों से बाकी लोगों को पढ़ाती है. जो नॉलेज उसने गेन की थी अभी तक, वो अब बांट रही है. पर इस सब के बावजूद भी मिस मेंशन्स उसे प्रॉपर खाना तक नहीं देती. सारा जो बहुत इमेजिनेटिव है, वो अपनी इस सिचुएशन में भी ब्रेव बनकर रह रही है. वो ये सोच लेती है कि वो एक बैटलफील्ड में है, वो एक सोल्जर है और उसे ये लड़ाई लड़नी ही है. वो इमेजिन कर लेती है कि वो एक प्रिंसेस है, वो प्रिंसेस जो बहुत अच्छी है, वो प्रिंसेस जो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती. इस तरह उसे स्ट्रेंथ मिल जाती है उसके साथ जो हो रहा है उसे सहने के लिए. सारा क्रू अपने उस शैबी से कमरे में खड़ी होकर सामने देखती रहती है. उसके बिल्कुल सामने एक और मकान है जो खाली था. सारा चाहती थी वहाँ पर कोई आ जाए जिसे वो देखकर खुश हो सके, स्माइल करने का मौका मिल सके उसे. अब यहाँ कोई आ तो रहा है, पर सिर्फ एक आदमी जो कि बीमार है और उसका एक सर्वेंट. सारा ये सोचकर थोड़ी उदास है, बट अच्छी बात यह है कि ये आदमी भी इंडिया को बिलोंग करता है. इनके घर में आया हुआ फर्नीचर सारा को अपने घर की याद दिलाता है. और हाँ, पता चला है कि ये आदमी यहाँ किसी को ढूंढने आया है. किसको ये तो नहीं जानते, पर हाँ आज सारा अपने कमरे में खड़ी होकर सामने वाली छत पर देखती है. तभी सामने उस आदमी का सर्वेंट आ जाता है. इंडियन जेंटलमैन के सर्वेंट रामलाल के हाथ में एक छोटा सा मंकी था. जब सारा ने रामलाल की तरफ देखा और स्माइल किया, तो रामलाल के हाथ से अचानक से मंकी छूट गया और वो कूद के सारा के रूम में आ गया. अब सारा थोड़ी सी तो घबरा गई, पर करे क्या. जो थोड़ी सी हिंदी सारा को इंडिया से आती थी, उसने सोचा उसी में इस आदमी से पूछ लेती हूँ. तो सारा ने कोशिश करके पूछा, अंकल, मैं इस मंकी को कैच करूं? लंदन में एक बच्चे के मुंह से हिंदी सुनकर जिसे रामलाल हैरान रह गया.
उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर भी कोई हिंदी बोलता होगा। रामलाल को खुशी भी हुई और उसने सारा से पूछा, मिसी साहिब ये बंदर खतरनाक नहीं है, आप डरिए मत, बस थोड़ा शरारती है, इसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उधर आकर इसको पकड़ लूं। सारा ने फटाफट से रामलाल को इजाजत दे दी, जबकि रामलाल को उम्मीद थी नहीं। पर जब रामलाल इधर आया मंकी को पकड़ने, तब उसने जैसे एक सेकंड में सारा को वो शैबी कमरा देख लिया, जिसे देखकर उसे बड़ी तकलीफ हुई। रामलाल मंकी को लेकर चला गया और सारा सोचने लगी, कैसे पहले उसके सर्वेंट्स उसे मिसी साहिब कहकर बुलाते थे, उसके सामने सर झुकाते थे, और अब सब कुछ कैसे बदल गया है। अब वही सर्वेंट्स, वही यहाँ के सारे कुक्स और मेड्स अब सारा के ऊपर चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। अब उसकी जिंदगी में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। ये सोचकर वो उदास हो गई कि अब वो हमेशा एक सर्वेंट की तरह रहेगी, वो प्रिंसेस की तरह कभी नहीं रह पाएगी। पर फिर उसने वही स्ट्रॉन्ग वाली सारा बनते हुए सोचा, नहीं, मैं ऊपर से चाहे कैसी भी हूँ, अंदर से मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं प्रिंसेस की तरह ही सोचूंगी, मैं एक प्रिंसेस ही बनकर रहूंगी। अगर एक प्रिंसेस की कंडीशंस एडवर्स हो जाती हैं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या वो प्रिंसेस नहीं रहती? नहीं, मैं एक प्रिंसेस हूँ और हमेशा एक प्रिंसेस की तरह ही रहूंगी। ये सोचकर सारा थोड़ी स्ट्रांग हो गई। और वो सर्वेंट जब नीचे गया तो उसने अपने मास्टर को सारा के बारे में बताया, जिसे सुनते ही उसे बहुत तरस आया, बहुत बुरा लगा। उसने रामलाल को कहा, हमें इस लड़की की कंडीशन सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तुम इस लड़की से बात करो, कुछ करो इसके लिए, इसका कमरा, इसको कुछ फैसिलिटीज देने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर वो पड़ोस वाले बच्चों के पापा आ गए। उन्होंने कहा, आप किस किस की कंडीशन सुधारेंगे? अगर ऐसे ढूंढने लगे ना तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे घरों में रहते हैं, नौकरी करते हैं, सर्वेंट्स की तरह रहते हैं। वहाँ के मास्टर्स उन्हें इल ट्रीट करते हैं। आखिर किस किस की कंडीशन आप सुधार पाएंगे? तो उस आदमी ने कहा, जितनों की सुधार पाए, शायद तभी मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर पाऊं, शायद तभी जो दुख मैंने अपने दोस्त को दिए हैं उनका कुछ पश्चाताप कर पाऊं। मेरी वजह से आज उसकी बेटी ना जाने कहाँ ठोकरे खा रही होगी, ना जाने किस हाल में होगी, ना जाने वो जहाँ रह रही होगी उसके साथ कैसा सुलूक हो रहा होगा। पता नहीं उसे स्कूल से निकाल भी दिया होगा या वो उसी स्कूल में होगी। ये सोच सोच कर तो जैसे मेरा दिल ही बैठा जाता है। सारा की कंडीशन अब कितनी भी खराब हो, पर उसका हेड हाई रहता था। वो हमेशा एक एटीट्यूड के साथ रहती थी। दो वो सारे सर्वेंट्स के साथ हमेशा पोलाइटली बात करती थी। Could you please do it? Could you please help me? Could you please give it to me? हमेशा वो इतनी ही पोलाइट रहती थी, चाहे उसकी कंडीशन कितनी भी बुरी हो, चाहे उसे कितना भी गुस्सा आए। और मिस मिंचन्स की तरफ तो वो ऐसे देखती थी कि जैसे वो एक बहुत ही बेवकूफ लेडी हैं और जो वो कर रही हैं उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही हैं। ऐसे ही एक दिन सारा ने जब मिस मिंचन्स की तरफ देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने सारा को खींच के एक थप्पड़ मार दिया, जिस पर रोने की बजाय सारा हंसने लगी। मिस मिंचन्स को ये देखकर और भी गुस्सा आया। What are you laughing at? सारा, I was thinking at something. Could you please beg me a pardon? Miss Minchin, I can beg your pardon for thinking, but I cannot beg your pardon for laughing at me. I was not laughing at you. I was just thinking that you don't know what you're doing. I don't know what I'm doing? What do you mean by that? If I would be a princess, that you couldn't have touched me. And if I'll become one, then you will regret what you are doing to me right now. मिस मिंचन्स को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चिल्ला के कहा, तुम अभी अपने कमरे में जाओ। जस्ट गो आउट ऑफ हियर, यू स्टूपिड गर्ल। सारा वहाँ से चली गई, पर बाकी लड़कियों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हंस रही थी वो। मिस मिंचन्स को बहुत गुस्सा आया कि ये लड़की कभी भी किसी से डरती क्यों नहीं है। जैसी बोली, मुझे तो लगता है कि ये प्रिंसेस ही होगी। कल को अगर ये प्रिंसेस बन जाए तो हम सब जो इसके साथ कर रहे हैं उसे कितना रिग्रेट करेंगे। तो लवीनिया ने कहा, फालतू मत बोलो, ये और प्रिंसेस, प्रिंसेस तो क्या, ये अब कभी सर्वेंट से ऊपर भी नहीं उठ पाएगी।
सारा को जब भी टाइम मिलता वो अपने कमरे में खड़ी होकर वो सामने वाले मकान में देखती रहती। उसने मन ही मन उस जेंटलमैन को अपना फ्रेंड बना लिया था। उसे बहुत तरस आता था उसके ऊपर कि वो इतना बीमार है। वो सोचती थी कि काश मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मैं उस इंडियन जेंटलमैन को कंफर्ट दे पाऊँ। सारा ने कुक्स और बाकी सर्वेंट्स के मुंह से सुना था कि इस इंडियन जेंटलमैन को भी डायमंड माइंस में कुछ लॉस हुआ है और जिससे इन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। अब ब्रेन हैमरेज तो कुछ ठीक हो गया, बट ये किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं, शायद इनकी खुद की बेटी हो। ये सुनकर सारा सोचने लगी, आई रियली प्रे टू गॉड कि इनको इनकी मिस्सी मिल जाए, इनको इनकी डॉटर मिल जाए। और वो सोचने लगी कि मेरे पापा के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, इनको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट ये ठीक तो हो गए। मेरे पापा को देखो, वो तो इस दुख में दुनिया ही छोड़कर चले गए। काश इनको इनकी बेटी मिल जाए, इनको वो बच्ची मिल जाए जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। चलिए आपकी क्यूरियोसिटी को कम करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये इंडियन जेंटलमैन है कौन और ये लंदन क्यों आए हैं। ये इंडियन जेंटलमैन एक्चुअली कैप्टन क्रू के वो ही फ्रेंड हैं जिनके साथ कैप्टन क्रू ने डायमंड माइंस का बिजनेस किया। ये दोनों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे। बहुत समय के बाद जब ये लोग मिले और इस इंडियन जेंटलमैन ने कैप्टन क्रू से डायमंड माइंस की बात की तो उन्हें आइडिया पसंद आया, तो उन्होंने साथ में मिलकर बिजनेस शुरू कर दिया। कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन मिली और इंडियन जेंटलमैन को पता चला कि डायमंड माइंस में लॉस हुआ है, जो सुनते ही उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इधर कैप्टन क्रू जो पहले से ही बीमार थे, उनको जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने अपने दोस्त को कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर दोस्त जो कि हॉस्पिटल में था उसे कांटेक्ट करते कैसे। तो कैप्टन क्रू को लगा कि दोस्त छोड़कर भाग गया, जिससे उन्हें और भी तकलीफ हुई। पैसा गया तो गया, पर दोस्त ने भी धोखा दिया, जिस धोखे को वो सह नहीं पाए और उन्हें हार्ट फेलियर हो गया। अब ये इंडियन जेंटलमैन जब हॉस्पिटल में कुछ ठीक हुए तो इन्हें पता चला कि वो इन्फॉर्मेशन गलत थी और कुछ लॉस हुआ ही नहीं था, सब कुछ पहले की तरह ठीक था। ये बहुत खुश हुए और इन्होंने कैप्टन क्रू को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसमें पता चला कि कैप्टन क्रू की जान चली गई है। उन्होंने अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा है, वो इस दुख को सह नहीं पाए हैं। ये सुनकर इनकी तबीयत और भी खराब हो गई, इन्हें बहुत तकलीफ हुई। अब ढूंढना था तो कैप्टन क्रू की बच्ची को, जिसका ये नाम तक नहीं जानते थे, बस इतना जानते थे कि लंदन के किसी स्कूल में पढ़ती है, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है और कैप्टन क्रू उसे मिसी कहकर बुलाते हैं। अब असली नाम क्या है ये तो नहीं जानते। ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कैसे, लंदन कोई छोटी सी जगह तो है नहीं, ढूंढना बहुत मुश्किल है। लंदन में उनके एक फ्रेंड थे मिस्टर कैरिसफोर्ड, जो अभी उनके बगल वाले घर में रहते हैं, जो बच्चों के फादर हैं। मिस्टर कैरिसफोर्ड ने इनको कहा कि आप लंदन आ जाइए और यहाँ पर हम उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ जिस भी स्कूल में हमें कोई इंडियन लड़की दिखेगी, हम उसका नाम पूछ लेंगे, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे और लड़की को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब ये सारा मैडम, जिनकी मदर फ्रेंच थी, वो इंडियन तो लगती नहीं थी, बिल्कुल फॉरेनर ही लगती थी। इतने सालों से लंदन में भी रह रही थी, तो इन्हें देखकर कोई ये तो सोच नहीं सकता कि ये इंडियन होगी। तो इन इंडियन जेंटलमैन को जब सारा क्रू के बारे में पता चला तो उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं कि ये भी वो लड़की हो सकती है, क्योंकि ये तो फॉरेनर ही है। उन्हें तो कोई इंडियन लड़की ढूंढनी थी। अब इंडियन लड़की कहाँ पर ढूंढे, ये सोच सोच कर ये बहुत परेशान थे, बहुत ढूंढ रहे थे, पर सारा का कुछ पता नहीं चल रहा था। जबकि आयरनी देखिए कि सारा उनके बगल में ही थी। सारा उनको बहुत पसंद भी करती थी, उनको अपना दोस्त भी मान चुकी थी। सारा को भी इंफॉर्मेशन तो मिल रही थी, पर सारा छोटी सी बच्ची, वो कहाँ कनेक्ट कर पाती इन सारी चीजों को, वो तो कनेक्ट कर नहीं सकती थी। और मिस्टर कैरिसफोर्ड के भी दिमाग में ये सब कुछ नहीं आया, क्योंकि सारा इंडियन लगती ही नहीं थी। अब सारा इनको कैसे मिलेगी, टेंशन की बात ये है, क्या सिचुएशन बने जो ये सारा को पहचान पाए, सारा से उसका नाम पूछ पाए। जब तक ये सारा से नाम नहीं पूछेंगे, इन्हें पता नहीं चलेगा कि ये भी क्रू है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश नहीं करेंगे। पर एक बात तो समझ में आ गई कि सारा है तो रियल प्रिंसेस। सारा के पास पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है और वो एक प्रिंसेस की तरह रह सकती है। सब कुछ होते हुए भी वो बहुत तकलीफ में रह रही है।
और आज आज तो जैसे उसकी हिम्मत ही टूट चुकी है। ठंड बहुत हो चुकी है और साथ साथ बारिश भी हो रही है। सारा को मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए कहा गया। सारा, जिसके जूते फटे हुए थे, जब वो पानी में बारिश में सामान लेने जा रही थी तो उसके जूतों के अंदर पानी भर गया और उसके पैर ठंडे होकर जैसे सुन्न से होते जा रहे थे। चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर सारा एज्यूम कर रही थी, चलते चलते मुझे कहीं पर 6 पेंस पड़े हुए मिले। मैंने उनको उठाया और उनसे गरम गरम हॉट हॉट बंस खाए। मेरी सारी भूख मिट गई और ठंड भी। ये सोचते सोचते सारा चल रही थी, तभी अचानक उसने नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। उसने देखा कि सचमुच वहां पर 6 पेंस पड़े हैं। सारा खुश हो गई। आसपास देखा, कोई नहीं था। इसका मतलब ये किसी के भी नहीं है। कोई इनको शायद यहाँ पर गिराकर भूल कर चला गया है। उठाऊं या नहीं? फिर सारा ने वो उठा तो लिया कॉइन और सामने देखा एक शॉप थी, बेकरी शॉप। सारा ने सोचा ऐसे नहीं ले जाती, वहां जाकर पूछ लेती हूँ कहीं उनके ना हो। और ये सोचते सोचते सारा जब उस बेकरी शॉप में घुसने लगी तो उसने बाहर एक लड़की देखी जो शक्ल से ही बहुत भूखी, बहुत कमजोर लग रही थी। उसने रैग्स में अपने आप को लपेटा हुआ था, जैसे उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो। बहुत दुखी, बहुत उदास। सारा ने उस लड़की की तरफ एक बार देखा, फिर वो अंदर दुकान में चली गई। वहां की ओनर से पूछा, एक्सक्यूज मी मैम, ये कॉइन आपका है? नहीं, आपको कहाँ से मिला? मैम वो बाहर गटर में पड़ा हुआ था। अच्छा, तो कोई गिरा कर गया होगा। तुम्हें मिला है, तुम रख लो। इस लेडी ने भी जब सारा की तरफ देखा तो बहुत बेचारी सी शक्ल लगी। सारा जैसे बहुत कमजोर, बहुत थकी हुई और भूखी हो, ऐसा महसूस हुआ उनको। उन्होंने पूछा, कुछ खाओगी? आप इन 6 पेंस के मुझे 6 बांस दे देंगे? हाँ, रुको, गरम गरम बंस बने हैं, मैं अभी देती हूँ। उन्होंने पॉलीबैग में 6 की जगह 8 बंस डाल दिए। सॉरी, आप 6 ही दे दीजिए, आई डोंट हैव मोर मनी। कोई बात नहीं, तुम मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट ले लो और गरम गरम है, अभी खा लेना। ओके, थैंक यू। ये कहकर सारा बाहर गई। फिर से उस लड़की की तरफ देखा, उसकी भूखी नजरों की तरफ देखा। आर यू हंग्री? लड़की ने झट से सर हिला दिया। व्हेन डिड यू हैड फूड लास्ट टाइम? उस लड़की ने कहा कि उसे याद भी नहीं कि उसने कब खाया था। 3-4 दिन से उसने कुछ नहीं खाया और वो बहुत भूखी है। सारा ने उस पॉली बैग में से गरम गरम बंस निकाल के उस लड़की को देना शुरू किया और वो ऐसे खा रही थी, एक एक बाइट में पूरा बन जैसे अंदर ले जा रही हो। और इस तरह एक एक करके सारा ने उसे 7 बंस दे दिए। एक बन अपने हाथ में लिया और वहां से चल दी। तभी वो ओनर बाहर आई और उसने उस रैग्स में लिपटी हुई लड़की को बंस खाते हुए देखा और पूछा, तुम्हें किसने दिए ये बंस? उस लड़की ने सारा की तरफ इशारा कर दिया। उस लेडी को बड़ा दुख हुआ क्योंकि सारा खुद ही इतनी भूखी लग रही थी और फिर भी उसने बंस एक और जरूरतमंद लड़की को दिए। तो उन्होंने उस लड़की से पूछा कि सारा ने उसे कितने बंस दिए। जब उसने बताया 7, तो जैसे सारा के लिए उन्हें और तरस की फीलिंग आने लगी। बहुत अच्छा भी फील हुआ कि देखो, एक लड़की जो कि खुद भूखी है वो किसी दूसरे के बारे में पहले सोच रही है। उन्होंने उस लड़की को कहा, तुम अंदर आ जाओ और अगर तुम्हें और भूख लग रही है तो मैं और बंस दे देती हूँ तुम्हें। उस प्यारी सी लड़की के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब सारा वो बन खाते खाते, छोटी छोटी बाइट्स खाते खाते चल रही थी और इमेजिन कर रही थी कि इसी गरम गरम बन से मेरा पूरा पेट भर गया है। अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही और मैं बहुत स्ट्रांग भी हो गई हूँ। और वो थकी हुई, पूरी भीगी हुई सारा जब स्कूल में पहुंची तो सुनने को मिली डांट, क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। उसे मिस मिंचन से खूब डांट पड़ी और डिनर के लिए मना कर दिया गया। अब सारा के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। आज तो जैसे ये सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। सारा चलती जा रही थी और जैसे सीढ़ियां भी बढ़ती जा रही हों।
फिर सारा ने देखा कि उसके कमरे में लाइट। अरे कौन आया होगा? सारा ने कमरे का दरवाजा खोला तो एरमिंगर बेड पर बैठी थी और टेबल पर ढेर सारी किताबें। किताबों को देखकर तो सारा जैसे अपनी भूख प्यास, अपनी कमजोरी, अपना दुख सब भूल गई। उसे फटाफट से किताबें खोलना शुरू किया। अरे ये बुक्स कहाँ से आई? एरमिंगर, मेरे पापा ने दी हैं। He wants me to read all of them, but you know I cannot. सारा, Don't worry, I will read all of them and I will let you know the story in a way that you will understand everything. Is it okay for you? एरमिंगर, Yeah, you can do that now. You can do that. Please, Sarah, do it for me. Otherwise, my father will scold me like anything. अब सारा ने एरमिंगर को कहा कि मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आती हूँ और फिर हम बुक्स पढ़ेंगे। किताबें देखकर तो सारा अपनी भूख प्यास सब भूल गई थी। उसके अंदर स्ट्रेंथ भी आ गई थी। पर आखिर कब तक वो छोटी सी बच्ची बिना खाए पिए सारा दिन काम कर सकती है? कब तक वो छोटी सी बच्ची ये एज्यूम कर सकती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं? एरमिंगर के जाने के बाद सारा अपने दोनों हाथ अपने सर में रखकर बैठकर रोने लगी, सोचने लगी। Papa, my dear Papa, why you left me? See, what is the condition of your little Missy? You never let me cry for any damn thing. Now there's no one to take care of me. Oh Papa, why you left me? और वहीं दीवार के उस पार वो इंडियन जेंटलमैन भी अपना हाथ अपने सर पर रखकर बहुत उदास थे, सोच में डूबे हुए थे। आखिर क्या करूं? कैसे मैं उस लड़की को ढूंढूं? कैसे मैं ढूंढूं उस प्यारी सी बच्ची को जिसकी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी? तभी वहाँ पर मिस्टर कैरसफोर्ड आए। उन्होंने उस इंडियन जेंटलमैन को सांत्वना देते हुए, समझाते हुए कहा कि आपकी कोई गलती नहीं, जो हुआ वो फेट ने लिखा था। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। आपने इंटेंशनली तो कुछ नहीं किया। इंडियन जेंटलमैन, बट I need to find that girl. Damn it, I need to find that girl. I literally spoiled her life. Mr. Carrisford, I know. We are trying. Tomorrow I'll go to Moscow and search in the schools there. Don't worry, we'll find her. तभी रामलाल वहाँ आया और वो सारा की कंडीशन इन लोगों को बताने लगा। तो इंडियन जेंटलमैन ने पूछा, उस लड़की का नाम क्या है? मिस्टर कैरसफोर्ड ने उस स्कूल में एक फ्रेंच वुमन से सारा का नाम पूछा था। उसने सारा का नाम सारा क्रू की जगह सारा करू बता दिया। अब सारा करू, इससे उन्हें कुछ क्लिक नहीं हुआ। वो दोनों चीजों को जोड़ नहीं पाए। और जब इंडियन जेंटलमैन ने पूछा तो मिस्टर कैरसफोर्ड ने भी उसका नाम सारा करू ही बताया। अब इससे तो किसी को कुछ समझ आता नहीं, पर इंडियन जेंटलमैन इस लड़की के बारे में काफी वरीड थे। उन्होंने पूछा, कैरसफोर्ड, क्या ऐसा हो सकता है कि उस बच्ची की भी ऐसी ही हालत हो? उसके स्कूल वालों ने भी उसके साथ ऐसा ही सब कुछ किया हो? ओह माय गॉड, किस बुरी हालत में रह रही होगी वो लड़की। रामलाल, तुम पहले इस लड़की की हालत सुधारने के लिए कुछ करो। तुम किसी को बुलाओ, इस लड़की के कमरे को सुधारो और इसे अच्छी चीजें प्रोवाइड करो। जो कैप्टन क्रू अपनी लिटिल मिसी को देता, वो सारी चीजें हम इस लड़की को प्रोवाइड कराएंगे। मिस्टर कैरसफोर्ड, इससे क्या हो जाएगा? कितनी सारी लड़कियां हैं यहाँ पर, कितने सारे स्कूल्स हैं। आप अपने आसपास के सारे स्कूल्स की सारी लड़कियों की कंडीशन सुधार भी देंगे तो अगले ब्लॉक में और लड़कियां होंगी और स्कूल्स होंगे और लोगों की कंडीशन सुधारनी होगी। आखिर आप कब तक कर पाएंगे? इंडियन जेंटलमैन, एटलीस्ट कहीं से तो शुरू करें, अपने पड़ोस से ही सही। सारा क्रू की ये कहानी, सारा क्रू जो कि एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जिसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, जिसके साथ उसकी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रही है। वो हमेशा उसे डांटती रहती है, ना प्रॉपर खाना, ना प्रॉपर सोना और काम काम बस काम। पर सारा क्रू ने बना लिया है एक दोस्त, चाहे वो उससे बात नहीं करती, पर मन ही मन में सारा ने उसे अपना दोस्त मान लिया है। और वो दोस्त भी सारा के लिए बहुत वरीड है।
आज सारा मार्केट गई है सामान लेने। और ये क्या, पीछे से उसके कमरे में ये दो लोग कौन आ रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की वापस आ जाए और हमारे इस सरप्राइज की वाट लग जाए। नहीं साहिब, वो लड़की शाम से पहले कभी नहीं आती। मैं रोज देखता हूँ, आज तो वो टोकरी लेकर गई है, तो देर से ही आएगी। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है उस लड़की के बारे में? जी साहिब, मैं उसको रोज आते जाते देखता हूँ। मैं भी अकेला हूँ और वो भी अकेली है। बस जब भी खाली होता हूँ चुप चुप के उसको देखता रहता हूँ। वो कभी कभी अपने आप से अकेले में बातें करती है। अजीब अजीब बातें तो करती है, पर बहुत प्यारी होती हैं। साहिब, वो हमेशा सपने देखती रहती है कि उसका ये कमरा बहुत अच्छा है, टेबल पे टेबल क्लॉथ है, गद्दे सॉफ्ट हैं और उसका कंबल गर्म है। जब उसकी ये बातें सुनता हूँ ना साहिब, बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, तो ये आइडिया किसका था? साहिब, देखा तो पहले मैंने था, पर जब मैंने जाके साहिब को बताया तो उन्होंने झट से कहा कि हमें इस लड़की के लिए कुछ करना चाहिए। तुम्हारे साहिब है तो बड़े दिलेर, बहुत अच्छे दिल के हैं। काश वो लड़की मिल जाए जिसे वो ढूंढने आए हैं यहाँ पे। जी साहिब, मैं भी बस यही सोचता रहता हूँ। इनमें से एक तो है रामलाल और दूसरा इंडियन जेंटलमैन का सेक्रेटरी। ये दोनों यहाँ पर आए हैं सारा के कमरे का नक्शा बदलने। जब उस सेक्रेटरी ने बेड को हाथ लगाया तो उसे बड़ी तकलीफ हुई। इतना हार्ड बेड, इतना पतला कंबल, इतना गंदा तकिया, सारा प्लास्टर उखड़ा हुआ, इतना गंदा कमरा। इस फायरप्लेस में तो लगता है जैसे कभी फायर लगी ही ना हो। रामलाल: जी साहिब, मैंने तो कभी नहीं देखी। कितनी क्रूअल होगी ना यहाँ की मिस्ट्रेस। जी साहिब, लगता तो ऐसा ही है। और फिर इन दोनों ने हर चीज को देख लिया, समझ लिया और यहाँ से चले गए, ये सोचकर कि जल्दी ही आकर हम, जब सारा नहीं होगी, कमरे का नक्शा बदल देंगे। उसे लगेगा कि सब कुछ जादू से चेंज हो गया है। लॉटी, इधर आओ। तुमने यहाँ से केक खाया है? नो नो मैम, मैंने नहीं खाया। तुम झूठ बोल रही हो, तुमने ये केक खाया है। कैसे कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी इस केक को हाथ लगाने की? मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं खाया। और ये कहकर मिस मिंचन्स ने खींच के लॉटी को चांटा मार दिया और लॉटी जोर जोर से रोने लगी। असल में कुक बहुत चालाक था, वो कुछ भी खा लेता था और इल्जाम लॉटी पर लगा देता था। लॉटी बहुत जोर जोर से रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मैम मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। पर मिस मिंचन्स लगातार उसे डांटे जा रही थी। फिर लॉटी रोते रोते अपने कमरे में चली गई। सारा और एरमिंगर अपने कमरे में से ये सब कुछ सुन रहे थे। एरमिंगर: मिस मिंचन्स ऊपर तो नहीं आएंगी ना? नहीं नहीं, वो ऊपर नहीं आएंगी, वो वहीं से चली जाएंगी। वो लॉटी को बहुत डांटती है और जानती हो ये सब कुछ कुक की गलती है, लॉटी की कोई गलती नहीं, फिर भी बेचारी को इतनी डांट सहनी पड़ती है। ये लोग दूसरे कमरे में से लॉटी के रोने की आवाज भी सुन रहे थे। सारा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। डू यू एवर फील हंग्री? सारा हंसते हुए बोली, हाँ, I feel so hungry that I can eat you all. एरमिंगर को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कभी सोचा ही नहीं कि सारा को भूख भी लग रही होगी, उसे प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा होगा। तब उसने सारा की तरफ देखा, उसे समझ में आया कि सारा पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। उसकी आंखों के आसपास की हड्डियां निकल आई हैं, हाथों की हड्डियां निकल आई हैं, बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा लो लग रही है वो। तब एरमिंगर ने कहा, ओफो, मैं कितनी पागल हूँ, मैंने क्यों नहीं सोचा। जानती हो मेरी आंटी ने एक बॉक्स दिया है, उसमें बहुत सारी खाने की चीजें हैं और मैं तो खाना खा चुकी थी, मुझे तो भूख थी ही नहीं, इसलिए वो ऐसे कैसे पड़ा है। क्या मैं जाकर वो बॉक्स ले आऊं? हम लोग मिलकर खाएंगे। सारा, जिसको बहुत भूख लग रही थी, खाने की चीजों के बारे में सुनकर तो अचानक से एक्साइटेड हो गई।
Can you do this? Can you get them? Edminger, Yeah, I can. Just give me a minute. I'll go. Sarah, We will behave as we are partying. Can I ask Lottie to come? Edminger, Yeah, you ask her and I'll just get the things in a minute. You wait for me. Sarah. Okay, we three will party tonight. मजा आएगा. जल्दी जल्दी में एडमिंगर अपनी रेड शॉल वहीं पर गिराकर चली गई। इधर सारा ने लॉटी को बुला लिया। अब लॉटी और ये बहुत एक्साइटेड थे अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए। सारा, चलो हम पार्टी करेंगे. इस कमरे में कुछ डेकोरेशन करते हैं. लॉटी, डेकोरेशन वो कैसे करेंगे सारा? सारा, मैं कुछ सोचती हूँ. तभी सारा ने वो रेड शॉल नीचे पड़ी हुई देखी। उसने फटाफट से वो रेड शॉल टेबल पर बिछा दी। अब इसके ऊपर नैपकिन्स कहाँ से लाएं? फिर उसने ढूंढा टिश्यूज को। टिश्यूज से उसके ऊपर नैपकिन्स बना दिए और फिर कुछ और चीजें मिल गयी, उनसे बर्तन बना दिए। बीच में एक फ्लावर वास भी बना दिया। पूरा टेबल को सजा दिया रग से ही और लॉटी को कहा एज्यूम करने के लिए कि ये एक बैंकेट हॉल है। ये क्रॉकरी चाइना की है, गोल्ड प्लेटेड, और बीच में जो वास रखा है वो इटली का है। सारा ने सब कुछ इमेजिन कर लिया और जैसे वो कमरा अब खूबसूरत लगने लगा। तभी एडमिंगर भी बहुत सारी चीजें लेकर आ गई और कमरे में ट्रांसफॉर्मेशन देखकर वो भी बड़ी खुश हुई। तीनों बहुत एक्साइटेड थे। एडमिंगर ने सारा खाने का सामान वहाँ टेबल पर सजा दिया। अब तो जैसे उस टेबल पर 4 चांद लग गए। तीनों बहुत एक्साइटेड हो रहे थे पार्टी के लिए। तो एडमिंगर ने कहा, सारा, why don't you behave like a princess today? सारा, But the things are yours. I think you should behave like one. एडमिंगर, मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं प्रिंसेस जैसी लगती ही नहीं. Please सारा, you become one now. सारा, Okay, if you insist, I'll try to behave like one. और अब क्या था? अब सारा एक प्रिंसेस की तरह बिहेव करने लगी। वो प्रिंसेस की तरह स्पीच देने लगी कि आज वो ये एक फीस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है। अभी सारा की स्पीच खत्म भी नहीं हुई थी कि नीचे से कुछ आवाज आने लगी। जिस चीज के बारे में सोचा भी नहीं था वो हो गया। मिस मिंचन्स वहाँ पर आ गई और ये सब कुछ देखकर मिस मिंचन्स को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सबसे पहले तो लॉटी को 2 थप्पड़ लगाए और लॉटी को वहाँ से भेज दिया। अब एडमिंगर को डांटने लगी। उसे बोला कि अगर तुम्हारे पापा को पता चले कि तुम यहाँ पर हो और ये सब कुछ कर रही हो तो उन्हें कैसा लगेगा। और साथ साथ ये भी कहा कि उनके हिसाब से ये सब कुछ सारा की प्लानिंग होगी, सारा ही ऐसा कर सकती है। रग से टेबल सजाना, ये सब कुछ इसी का शातिर दिमाग चलता है। मुझे लग तो रहा था यहाँ कुछ हो रहा है, पर लेविनिया ने बताया तो मैंने सोचा चेक कर आती हूँ और सच ही निकला। तुम यहाँ ये किताबें, खाने का सामान, सब कुछ उठाओ और जल्दी से यहाँ से जाओ। तुम्हारे पापा को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सारा मिस मिंचन्स की तरफ देख रही थी। मिस मिंचन्स, तुम इस तरह क्या घूर रही हो मुझे? I'm just wondering. What are you wondering now? I'm just wondering if my papa will know where I am. How will he feel? ये सुनकर उन्हें और भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सारा को डांटते हुए कहा कि कल तुम्हें तीनों में से कोई भी मील नहीं मिलेगा। पूरा दिन तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, तब अक्ल आएगी तुम्हें। Today also I didn't had supper and dinner. वेरी गुड, यही होना चाहिए, इसी लायक हो तुम। ये कहकर मिस मिंचन्स वहाँ से चली गई और सारा, जिसके सारे सपने चूर चूर हो गए, पार्टी कुछ भी नहीं रहा, वो बेड पर बैठ गई और अपना सर पकड़कर उदास होकर सोचने लगी। सारा के सारे सपने चूर चूर हो गए। जहाँ वो पार्टी के मूड में आ गई थी वहीं सब कुछ डिप्रेसिंग हो गया। इतना सारा खाने का सामान आया तो, पर मिला कुछ नहीं। सब कुछ मिस मिंचन्स ने वापस भेज दिया। अब सारा चाह कर भी इमेजिन नहीं कर पा रही कि यहाँ पर पार्टी हो रही है, ये एक पार्टी हॉल है। फिर उसने सोचा कि अगर सपनों में खोना है तो सोना ही पड़ेगा और वो सो गई। और आज उसके सोने के बाद यहाँ कमरे में जादूगर आए हैं। सारा गहरी नींद में सो रही थी।
तभी रामलाल और इंडियन जेंटलमैन का सेक्रेटरी चुपचाप कमरे में घुसे। सारा को उस गद्दे समेत नीचे रखकर गद्दा बदल दिया, उस पर सॉफ्ट सी चादर बिछा दी, सॉफ्ट तकिया रखा, सारा को उसके ऊपर वापस रखा और उसे सॉफ्ट सॉफ्ट मखमली ब्लैंकेट्स उड़ा दिए। वहाँ फायरप्लेस में फायर आ गई, टेबल पर सुंदर सा टेबल क्लॉथ, चेयर्स चेंज हो गयी और उसके ऊपर नैपकिन्स, फ्लावर वास और क्रॉकरी भी आ गई। साथ साथ डिलीशियस खाने की चीजें, केक्स, सूप्स, टी, सैंडविचेस, बर्गर्स, ओह माय गॉड, इतनी सारी टेस्टी चीजें खाने की आ गई। कमरे का नक्शा बदल गया, ये कमरा अब सुंदर सा लगने लगा। और सारा जो गहरी नींद में सो रही थी, जब उसकी नींद खुलने लगी तो उसका हाथ अपने ब्लैंकेट पे आया। नहीं, इतना सॉफ्ट ब्लैंकेट, जरूर मैं सपना देख रही हूँ। ये सोचकर सारा ने अपनी आंखों को बंद ही रखा, खोलने की कोशिश नहीं की, कहीं सपना टूट ना जाए। इतना सॉफ्ट, इतना कंफर्टेबल तो उसने पता नहीं कितने टाइम से फील नहीं किया था। उसका मन किया कि वो सोती रहे, क्योंकि आज उसका कमरा वार्म था और वो बहुत कंफर्ट में थी। पर फिर सारा ने बिना आँख खोले ही हाथ लगा कर देखा। चादर सॉफ्ट है, गद्दा सॉफ्ट है, तकिया बदला हुआ है, मेरे ऊपर कंबल भी है। ये जरूर सपना ही होगा, रियलिटी में तो ऐसा नहीं हो सकता। पर मैं हाथ लगा रही हूँ तो ये सब कुछ मुझे महसूस क्यों हो रहा है? आज मुझे इतना वार्म क्यों फील हो रहा है? सारा ये सब कुछ सोच रही थी, आँख खोलने से बहुत डर रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करके आँख खोली तो देखा सचमुच उसके ऊपर कंबल है। ये सपना कैसे हो सकता है? क्या मैं सचमुच सो रही हूँ या मैं सपनों की दुनिया में खो गई हूँ, या फिर यहाँ कोई मैजिक हुआ है? देखना तो पड़ेगा। उठ कर देखती हूँ। सारा खड़ी हुई और उसने देखा फायरप्लेस में फायर और टेबल के ऊपर इतना सारा सामान। कुर्सियाँ बदल गई, सॉफ्ट सॉफ्ट कुर्सियाँ आ गई और खाने की चीजों की खुशबू से कमरा महक रहा था। ये क्या है? उसने सब चीजों को छू छू कर देखा। ये सब कुछ रियल है ये सब कुछ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ खाने की कोशिश करूं और ये गायब हो जाए? पहले ट्राई कर लेती हूँ, पहले खुद ट्राई करूं या पहले लॉटी को बुलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार पहले ट्राई कर लेती हूँ। उसने सैंडविच का पीस तोड़ा, मुंह में डाला। अरे तो टेस्टी भी है, डिलीशियस भी है और रियल भी। फटाफट लॉटी को बुलाती हूँ। वो भागकर लॉटी के कमरे में जा पहुंची। लॉटी जल्दी चलो, मेरे कमरे में मैजिक हुआ है, जल्दी चलो। लॉटी भागते हुए सारा के पीछे पीछे कमरे में आई और जब उसने कमरे का नजारा देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। सारा, ये सब कुछ कैसे हो गया? ये सब कुछ रियल है या सब झूठ है? सारा, लगता तो सब कुछ रियल है लॉटी। लेट्स ईट समथिंग। आओ तुम इस सॉफ्ट वाली चेयर पे बैठो, मैं इधर बैठती हूँ। चलो खाकर देखते हैं। लॉटी और सारा जो बहुत दिनों से रियल हंग्री थे, दोनों ने उन चीजों को खाना शुरू किया। सारी चीजें बहुत डिलीशियस, बहुत अच्छी थी। लॉटी तो ऐसे खा रही थी जैसे कि जल्दी जल्दी खा लूं, गायब ना हो जाए। पर सारा हैरान भी थी। टेबल पर देखा तो बहुत सारी बुक्स भी रखी थी और जो सबसे ऊपर बुक थी उसको खोला तो उसके अंदर लिखा हुआ था, टू द लिटिल गर्ल फ्रॉम अ फ्रेंड। Lottie, I have a friend. See, all this is real. This is done by a friend of mine. Oh, someone somewhere is really caring for me. Someone is looking at me. Someone bothers about me. Lottie, I'm so happy. पर लॉटी को तो अभी भी विश्वास नहीं था कि ये सब कुछ सच में हो सकता है। कंबल तक ये सब कुछ इतने एक्स्ट्रा थे कि सारा ने लॉटी को भी दे दिए। उसके रूम में भी सॉफ्ट कंबल और तकिए चले गए। अब ये दोनों फायरप्लेस में अपने आप को वार्म करके खूब पेट पर खाना खा के आज थोड़ा लेट से नीचे गईं। मिस मिंचन्स, लेविनिया, एमिलिया, इन सबको उम्मीद थी कि आज सारा और भी डाउन हो चुकी होगी। आज उसकी अकड़ कुछ तो टूटी होगी। आज पूरा दिन खाना नहीं खाएगी तो उसे अक्ल आ जाएगी। पर सारा और लॉटी, उनके चेहरे पर तो आज एक अजीब सी चमक थी। दोनों अपना काम चुपचाप कर रही थी, खाना मांगने की कोशिश भी नहीं की। काम मिस मिंचन सोच रही थी कि आज तो सारा मेरे सामने आके गिड़गिड़ाएगी खाना मांगने के लिए, पर सारा का सर तो वैसे ही आया था।
सारा तो वैसे ही अकड़ के साथ चल रही थी। लेविनिया, देखो कितनी अकड़ है इसमें, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मिस मिंचन से कल इतनी डांट पड़ी, शर्म भी नहीं आती इसे। जेसी, पता नहीं, मुझे तो इसे देखकर कुछ अजीब सा लगता है। मुझे लगता है कि ये सच में प्रिंसेस है। देखो इसके चेहरे पर ना खाने के बाद भी कैसी मुस्कान है, जैसे कि अभी अभी डिलीशियस ब्रेकफास्ट करके आई हो। मिस मिंचन्स भी सारा को देखकर सोच रही थी कि आखिर कितनी स्ट्रॉन्ग है ये लड़की, कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है इसके अंदर। बिना कुछ खाए भी कैसे भाग भाग कर काम कर रही है। भगवान जाने किस मिट्टी की बनी है, झुकना तो इसने सीखा ही नहीं। लोगों के सामने तो वो दयालु बनी हुई थी कि वो सारा को इस सब के बावजूद भी स्कूल में रख रही हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। पर असल में तो बात कुछ और ही थी। उन्हें पता था कि सारा उनके लिए बहुत काम की चीज है। इतना काम भी कर रही है, बच्चों को पढ़ा भी रही है, सिखा भी रही है, एक टीचर के भी पैसे बचा रही है। तो जितना हो सके इससे काम ले लो, अपने पैसे तो निकालने ही है। स्कूल से निकाल दिया तो फायदा क्या होगा। इसलिए उन्होंने सारा को यहाँ पर रखा हुआ था। वो उसके ऊपर कोई एहसान कर तो नहीं रही थी, पर हाँ जता जरूर रही थी। बाकी सारे बच्चों को तो लग रहा था कि मिस मिंचन उसके ऊपर एहसान जता रही हैं, पर सारा ये सच्चाई जानती थी। जी हाँ, अभी तक हमने सुना कि सारा को कोई वेल विशर मिल गया है, कोई उसके लिए अच्छे अच्छे खाने की चीजें भेजता है, किसी ने उसके कमरे का नक्शा ही बदल दिया है। सारा अब बहुत खुश है क्योंकि वो अब हंग्री नहीं फील करती। वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग फील करती है, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग फील करती है कि कोई है जो उसे प्यार करता है। और इस सब से मिस मिंचन्स तो बिल्कुल अनअवेयर हैं। और आज ये कौन आया है मिस मिंचन्स की सेमिनरी में पैकेट लेकर? सारा ने दरवाजा खोला तो एक आदमी बड़े बड़े से पैकेट्स हाथ में लेकर खड़ा था। सारा ने वो पैकेट्स लेकर टेबल पर रख दिए। जब एड्रेस देखा तो उस पे लिखा था, फॉर द लिटिल गर्ल हु इज स्टेइंग अपस्टेयर्स इन द राइट साइड रूम। सारा उन पैकेट्स को देख ही रही थी कि तभी मिस मिंचन्स आ गई। ऐसे क्या देख रही हो, जिसका है उसको क्यों नहीं देकर आती? मैम, आई थिंक दीज पैकेट्स आर फॉर मी। फॉर यू? तुम्हारे लिए किसने पैकेट्स भेज दिए? Ma'am, you can see it is written for the little girl staying upstairs in the right side room and I am in the right side room. अच्छा, क्या है इन पैकेट्स में? I don't know. तो खोलो फिर। सारा ने पैकेट्स खोले तो उनमें बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस, बहुत सारे कपड़े थे, सॉक्स थी, स्टॉकिंग्स थी, स्कार्फ्स थे और ओवरकोट्स भी थे। ये सारे कपड़े बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, जिन्हें देखकर मिस मिंचन्स तो काफी हैरान रह गई। वो सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा का कोई रिलेटिव हो, कोई डिस्टेंट रिलेटिव जिसे सारा के बारे में पता चल गया हो और वो सारा को सीक्रेटली हेल्प करना चाहता हो। होते हैं ना कुछ लोग जिनको बच्चे पसंद नहीं, शायद वो सारा को अपने पास ना बुलाना चाहता हो, दूर से ही हेल्प करना चाहता हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा के पास कोई फॉर्च्यून हो? कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं कर रही हूँ वो गलत है? ये सब सोचते सोचते मिस मिंचन्स ने सारा को कहा, अच्छा अगर तुम्हारे लिए कपड़े आए हैं तो जाओ फिर पहन लो, कपड़े बदल लो और आज बाहर का कोई काम तुम रहने देना, स्कूल आ जाओ, क्लास में आ जाओ और बाकी लोगों के साथ आज तुम पढ़ सकती हो। सारा ये सुनकर बहुत खुश हुई। वो फटाफट से अपना सामान लेके कमरे में गई। वहाँ जाकर चेंज करके अच्छी सी ड्रेस पहनकर जब वो क्लासरूम में पहुंची तो लेविनिया और जेसी उसे देखकर हैरान रह गई। उसकी फ्रॉक इतनी सुंदर थी कि लेविनिया उस तरह की फ्रॉक लेना चाहती थी, बट इतनी एक्सपेंसिव होने के कारण ले नहीं पा रही थी। जेसी उसको देखते हुए एडमायर करते हुए बोली, मुझे तो लगता है ये सच में प्रिंसेस है, देखो आज ये बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही है। लेविनिया, इस तरह उसकी तरफ मत देखो, वो कॉन्शियस हो जाएगी। इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं। पर कुछ तो बात है, मुझे लगता है कि वो डायमंड माइंस शायद रियल हो, शायद इसे वापस मिल गई हो। लेविनिया, आई डोंट थिंक सो। व्हाई डोंट यू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज टू हेल्प विद दिस गर्ल? और मिस मिंचन्स ने सारा को क्लास में बिठाया और उसे बाकी बच्चों के साथ पढ़ाया भी।
आज सारा अपने कमरे में चुपचाप बैठी जैसे कुछ सोच रही थी। लॉटी, आप कोई स्टोरी बना रही हो? सारा, नहीं, बस ऐसे ही सोच रही हूँ। एक्चुअल में सारा कोई कहानी नहीं बना रही थी। आज वो सच में सोच में डूबी थी कि आखिर ये कौन है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में सब कुछ चेंज हो गया। मेरी जिंदगी की कहानी फेरी टेल्स जैसी हो गई। आखिर मैं उस इंसान को कैसे जानूं? फिर सारा ने एक लेटर पे उन्हें थैंक यू नोट लिखा। सारा ने लिखा कि वो नहीं चाहती कि उन्हें जाने। अगर वो चाहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखें तो सारा इस बात की रिस्पेक्ट करती है, बट वो थैंकफुल है कि उन्होंने सारा की जिंदगी को इतना बदल दिया। सारा और लॉटी जो पूरा टाइम कोल्ड और हंग्री रहते थे, अब वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। उनके पास खाना भी है, एडिक्वेट कपड़े भी हैं और उनके बेड भी अच्छे हो चुके हैं। अब सारा की जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। इसके लिए वो उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती है और ये भी कहना चाहती है कि नाउ शी इज फीलिंग मेंटली स्ट्रांग, कि कोई है जो उसे भी प्यार करता है। रात हो चुकी थी और सारा एक किताब में से लॉटी को स्टोरी सुना रही थी। तभी उन्हें छत पर से कुछ आवाज आई। सारा, ये आवाज कैसी है? लॉटी, हाँ, ये कैसी आवाज है? छत पर से आ रही है। सारा, रुको मैं देखती हूँ। सारा ने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की तो उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने चेयर रखी और खिड़की के ऊपर चढ़कर ऊपर की तरफ देखा तो देखा रामलाल का वही मंकी जो एक बार पहले उसके कमरे में घुस आया था। सारा को एनिमल्स बहुत पसंद हैं। छोटे छोटे बेबी एनिमल्स तो बहुत ज्यादा पसंद है। सारा ने उस मंकी को बहुत प्यार से बुलाया। लिटिल मंकी, please come to me. I will not harm me. My darling monkey, come, I'll help you. यहाँ इतनी ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। आओ मैं तुम्हें अंदर ले जाती हूँ। वो मंकी झट से सारा की बाहों में आ गया। सारा ने उसको प्यार किया और अपने कमरे में ले आई। लॉटी, आप इसे रात को यहाँ रखेंगी? सारा, हाँ, बाहर कितनी ठंड है, इसे ठंड नहीं लग जाएगी। और अब रात भी हो गई। सुबह मैं वो इंडियन जेंटलमैन को इस मंकी को दे आऊंगी। रात को अपने पास सुला लेती हूँ। लॉटी, हाँ, ये भी ठीक रहेगा। फिर सारा ने उस मंकी को अपने साथ अपने बेड पर सुलाया। वो भी छत से कर्डल करके सारा के साथ उसके बेड पर सो गया। आज इंडियन जेंटलमैन मिस्टर कैरसफोर्ड कमरे में बैठे थे। उनके आसपास मिस्टर करमाइकल के बच्चे बैठे थे। उनको एम्यूज करने की, उनको चीयरफुल करने की कोशिश कर रहे थे। वो उनसे उस छोटी सी लड़की की कहानी जानना चाहते थे, बट मिस्टर कैरसफोर्ड बहुत ज्यादा परेशान थे। उनको बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि मिस्टर करमाइकल गए थे मॉस्को उस छोटी लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने। अब वो कब आएंगे, कब पता चलेगा, उनके दिल में धक धक हो रही थी। तभी उनमें से एक छोटी लड़की ने कहा, अंकल, उस अनफेरी प्रिंसेस के बारे में बताइए ना। अनफेरी प्रिंसेस? तो बड़ी लड़की ने कहा, हमने उसका नाम पहले फेरी प्रिंसेस रखा था, पर हमें वो सूट नहीं किया। वो फेरी तो नहीं है, पर उसके पास इतना पैसा होगा, इतना बड़ा फॉर्च्यून होगा कि वो एक फेरी की तरह रह सकती है और प्रिंसेस की तरह तो रह ही सकती है। इसलिए हमने उसका नाम अनफेरी प्रिंसेस रखा है। कैसे उसके पापा का इतना बड़ा फॉर्च्यून था और फिर उन्हें लगा कि उनकी किसी दोस्त ने धोखा दिया और वो धोखा देकर भाग गया। तभी दूसरी लड़की ने कहा, पर उसने सच में धोखा नहीं दिया था। मिस्टर कैरसफोर्ड ने उस बच्ची का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ बेटे, उसने सच में धोखा नहीं दिया था। तभी कार की आवाज आई। अरे, लगता है पापा आ गए। सारे बच्चे उछलते हुए गेट की तरफ भागे। मिस्टर करमाइकल आ गए थे, पर वो अकेले थे, उनके साथ कोई बच्ची नहीं थी। मिस्टर कैरसफोर्ड ये देखकर चेयर पर बैठ गए उदास होकर। तभी मिस्टर करमाइकल ने अपने बच्चों को कहा कि अब तुम घर जाओ, थोड़ी देर के बाद आना। और मिस्टर करमाइकल अंदर कमरे में आ गए। उन्होंने कैरसफोर्ड को बताया कि जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी वो गलत थी। वहां पर वो लड़की नहीं थी, कोई और लड़की थी।
तो इससे मिस्टर कैरसफोर्ड और भी उदास हो गए। उन्होंने कहा कि हमें कुछ तो करना होगा। क्या करें उस लड़की को ढूंढने के लिए? कुछ ना कुछ तो सीरियसली सोचना पड़ेगा। मिस्टर करमाइकल, हाँ आपकी बात तो ठीक है। क्यों ना हम लंदन के सारे स्कूल्स एक एक करके सर्च करें। मिस्टर कैरसफोर्ड, सारे स्कूल्स? पर आप ही तो कह रहे थे कि लंदन में इतने सारे स्कूल्स हैं, इतने सारे स्कूल्स कैसे सर्च करेंगे? मिस्टर करमाइकल, यहाँ एक स्कूल हमारे साथ में भी तो है, वहां भी हम सर्च कर सकते हैं। मिस्टर कैरसफोर्ड, हाँ ये आप ठीक कह रहे हैं। इधर साथ वाले स्कूल में एक लड़की है जो मुझे बड़ा इंटरेस्ट करती है। रामलाल ने मुझे उसकी कंडीशन के बारे में बताया, पर वो लड़की यहाँ पर पढ़ती नहीं है, काम करती है। थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन भी है उसका। मिस्टर करमाइकल, अच्छा कौन है वो लड़की? तभी रामलाल कमरे में आया। साहिब, वो लड़की यहाँ पर आई है। हमारा वो बंदर रात को भागकर उसके कमरे में चला गया, उसे देने आई है। मुझे लगा शायद साहिब उससे बात करना चाहें। अंदर बुला दूं क्या? मिस्टर कैरसफोर्ड, हाँ हाँ बुलाओ ना उस लड़की को अंदर। रामलाल सारा को अंदर कमरे में ले आया। इंडियन जेंटलमैन से मिलने के लिए सारा काफी एक्साइटेड थी। कमरे में जैसे ही वो उन इंडियन जेंटलमैन के सामने आई, उसने कहा, Actually, this monkey of yours was there in the roof of my room last night. It was very cold, so I made him sleep with me. And it was late also, so I came now to return it to you. Oh, that's very thoughtful of you. Thanks a lot. अब आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हें हिंदी आती है? Yeah, I was born in India. India? You were born in India? Carmichael, she is born in India. मिस्टर करमाइकल, रुकिए मिस्टर कैरसफोर्ड, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जिनका बर्थ इंडिया में हुआ था। मिस्टर कैरसफोर्ड, आर यू अ प्यूपिल एट मिस मेंशन्स? I really don't know who I am. What do you mean by that? You really don't know? What does that mean? Actually, I was a pupil before, but now I work as a maid over there. Carmichael, she was a pupil before. Mr. Carmichael, आप रुकिए मिस्टर कैरसफोर्ड. Let me ask her some questions. My little sweetheart, what do you mean by that? That you were a pupil before? Actually, when I came with my father, I was a pupil at Miss Minchin's. But after my father died, I started working over there as no one is there to pay for me. No one is there to take care of me. No one is there to pay the fees to Miss Minchin's. Your father died? How did your father died? Actually, he did some business of diamond mines with his friend who cheated him and ran away. ये सुनने के बाद मिस्टर कैरसफोर्ड ने तो दिल पे हाथ रख लिया। उनकी तो जैसे तबीयत ही खराब होने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर कैरसफोर्ड, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने तुम्हारे पापा को धोखा दिया ही ना हो। अब सारा को कहाँ पता था कि यही वो इंसान है जिनके बारे में सारा बात कर रही है। उसने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, Excuse me, gentlemen, because of him, my father lost his life. How can he be not a culprit? Carmichael, can she be the girl? रुकिए मिस्टर कैरसफोर्ड, रुकिए। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? Mr. Ralph Captain Crew. अब मिस्टर कैरसफोर्ड की तबीयत बहुत खराब हो गई। रामलाल भाग कर आया, उनके मुंह में पानी डालने लगा और मिस्टर कैरसफोर्ड ने कहा, Carmichael, she is the girl we have been looking for. What girl am I? मिस्टर करमाइकल हाथ पकड़कर सारा को दूसरे कमरे में ले गए। वहां जाके उन्होंने सारा को बताया कि यही है वो उसके पापा के फ्रेंड जिसके साथ उसके पापा ने डायमंड माइंस का बिजनेस किया था। Is he the wicked man? No, my sweetheart, he is not the wicked man. और फिर मिस्टर करमाइकल ने सारा को सारी कहानी बताई कि आखिर क्या सिचुएशन हुई थी। इनको ब्रेन हैमरेज हो गया था जिसकी वजह से ये सारा के पापा को कांटेक्ट नहीं कर पाए और उन्हें ऐसा लगा कि उनका दोस्त उन्हें धोखा देकर भाग गया है, जो दुख वो सह नहीं पाए। इसमें एक्चुअल में इनकी कोई गलती नहीं थी,
गलती फेट की थी। जो लिखा था वही हुआ। कॉन्शियसली इन्होंने कुछ नहीं किया। साथ साथ मिस्टर करमाइकल ने सारा को ये भी बताया कि यही है सारा के वो सीक्रेट फ्रेंड जो सारा को कंफर्ट देते रहे, जो सारा की खुशी के लिए उसे चीजें प्रोवाइड कराते रहे। ये सुनकर सारा बहुत खुश हुई क्योंकि इन्हें वो पहले से ही अपना एक सीक्रेट फ्रेंड मान चुकी थी। और जब उसे पता चला कि यही है वो जिन्होंने फेरी टेल्स की तरह उसकी जिंदगी बदल दी, तो उसे और भी अच्छा फील हुआ। और तभी मिस्टर करमाइकल की वाइफ और उनके बच्चे भी आ गए। मिस्टर करमाइकल का वो बेटा जिसने सारा को 6 पेंस दिए थे, वो पहले तो सारा को देखकर चेप गया। समझ नहीं आया कैसे बात करूं। फिर उसने सारा से कहा, काश उस दिन मैंने तुम्हारा नाम पूछ लिया होता और तुमने बता दिया होता सारा क्रू, तो तुम उसी दिन मिल जाती। How stupid I am! I should have asked your name. सारा ये सुनकर हंसने लगी। होता तो वही है जो डेस्टिनी में लिखा होता है और उसी टाइम पर होता है जब डेस्टिनी ने डिसाइड किया होता है। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं होता, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। खैर, सारा को उसका फॉर्च्यून मिल गया। अब सारा को मिस मिंचन्स के यहाँ एज अ मेड काम नहीं करना। अब सारा अपनी जिंदगी वापस एक प्रिंसेस की तरह बिता सकती है। सारा क्रू जो पहले बहुत अमीर थी, पर उसके पापा की डेथ के बाद वो बहुत ही गरीब हो गई। उसका सब कुछ छिन गया। पर अब अचानक पापा तो नहीं, पर हाँ, उसका सारा फॉर्च्यून, उसका सारा पैसा उसे वापस मिलने वाला है। वो जो मिस मिंचन्स के यहाँ पर पढ़ती थी, वो मिस मिंचन्स जो बहुत क्रूअल थी, जिन्होंने सारा के पैसे छिन जाने के बाद, उसके फादर की डेथ के बाद उसे एक मेड बना दिया था। अब जब सारा को उसका पैसा वापस मिलने वाला है, अब जब सारा को वो इंडियन जेंटलमैन मिल गए हैं जो उसे उसका फॉर्च्यून लौटाने वाले हैं, तो इस पर मिस मिंचन्स का क्या रिएक्शन होगा? अब मिस मिंचन्स को कैसा महसूस होगा? वो सारी बातें जो सारा उन्हें कहती थी जब वो सारा के साथ मिसबिहेव करती थी, अब वो सारी बातें रिमाइंड करने का टाइम आ गया है। 2 घंटे हो गए सारा मार्केट से कुछ सामान लेने गई थी, अभी तक नहीं लौटी। मिस मिंचन्स ने स्कूल में इंक्वायर किया तो मिस एमिलिया ने बताया कि किसी ने उसे साथ वाले घर में जाते हुए देखा है। मिस मिंचन्स, इंडियन जेंटलमैन के यहाँ वहाँ क्यों गई वो? मिस एमिलिया, हो सकता है सारा भी इंडियन है और वो भी इंडियन, कोई दोस्ती बना ली हो उसने। मिस मिंचन्स, वो जरूर वहाँ पर सिंपैथी गेन करने गई होगी, क्या पता क्या क्या बोलेगी उनको। मुझे अभी उसे यहाँ वापस लाना ही होगा। तुम रुको, मैं अभी जाती हूँ उस इंडियन जेंटलमैन के यहाँ और सारा को डांट कर वापस लाती हूँ। ये कहकर मिस मिंचन्स चल पड़ी इंडियन जेंटलमैन के यहाँ। अब मिस्टर कैरसफोर्ड की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी। उन्होंने सारा को अपने पास बुलाया और सारा भी भागते भागते उनके पास जा पहुंची। सारा ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें कहा, Are you the one who sent me all those beautiful things? Are you the one who sent me all those delicious food items? Yes, my dear, it was me. Oh, that means you are my friend. You are my friend. Oh my God, I'm so happy to find my friend. और ये कहकर सारा उनकी बाहों में आ गई, उन्हें किस करने लगी। उसे उनकी आंखों में वो प्यार दिखाई दिया जो सारा को अपने फादर की आंखों में दिखाई देता था। सारा उनका हाथ पकड़ के उनके साथ बैठी थी, उनके साथ ढेरों बातें कर रही थी। तभी मिस्टर कैरसफोर्ड ने मिस्टर करमाइकल को कहा, ये तो श्योर है कि अब सारा वहाँ मिस मिंचन्स के यहाँ नहीं जाएगी, वो अब मेरे साथ ही रहेगी। आप जाकर मिस मिंचन्स को सारी डिटेल समझा देना। I'm so happy कि मुझे अब मिस मिंचन्स के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। She is so cruel. And you know, it might be my mistake because I don't like her at all. And she'll be too angry with me as I came here without telling her. मिस्टर करमाइकल, तुम चिंता मत करो बेटे, हम उसको देख लेंगे। तभी रामलाल आया और उसने अनाउंस किया कि बाहर दरवाजे पर कोई आया है। मिस मिंचन्स, जो कि बहुत स्मार्ट और बहुत प्राउड लेडी थी, वो बहुत कॉन्फिडेंटली कमरे में आकर खड़ी हो गयी। उन्होंने कहा, I am Miss Minchin, the proprietor of the cemetery of girls next door. मिस्टर कैरसफोर्ड, जिन्हें मिस मिंचन्स के नाम से ही बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्हें सामने खड़े देख तो जैसे वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, तो आप हैं मिस मिंचन्स? मिस मिंचन्स, यस आई एम। मिस्टर कैरसफोर्ड, अच्छा हुआ आप खुद ही यहाँ आ गई,
नहीं तो मेरे सॉलिसिटर मिस्टर करमाइकल आपके पास आने ही वाले थे। मिस मिंचन्स, सॉलिसिटर? वो क्यों? एक्चुअली सर, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास आई है, ना जाने क्या कहने आई होगी। सारा, फटाफट से खड़ी हो और चलो घर। यहाँ पर क्यों बैठी हो तुम? मिस्टर कैरसफोर्ड ने सारा को अपनी बाहों में लेकर अपने पास बिठा लिया और कहा, ये आपके साथ नहीं जाएगी। वो जिसे आप घर कहते हैं, ये उस घर में अब नहीं जाएगी, ये यहाँ मेरे साथ ही रहेगी। मिस मिंचन्स, घर नहीं जाएगी मतलब? मिस्टर कैरसफोर्ड, करमाइकल, जरा इन्हें डिटेल में सारी चीजें समझा दो। मिस्टर करमाइकल ने मिस मिंचन्स को सारी बातें समझाना शुरू किया कि कैसे मिस्टर कैरसफोर्ड और कैप्टन क्रू ने बिजनेस शुरू किया और किसी ने गलत खबर दी कि उस बिजनेस में नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से मिस्टर कैरसफोर्ड को ब्रेन हैमरेज हुआ और कैप्टन क्रू को लगा कि उनके दोस्त ने उन्हें धोखा दिया है, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई, जबकि बिजनेस में नुकसान हुआ ही नहीं था। वो डायमंड माइंस और सारा फॉर्च्यून अब सारा का है और वो अब पहले से भी 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। मिस मिंचन्स, डायमंड माइंस? मिस्टर करमाइकल, जी हाँ, डायमंड माइंस। मिस मिंचन्स, व्हाट डू यू मीन? सारा हैज ऑल हर फॉर्च्यून बैक? मिस्टर करमाइकल, यस यू आर राइट, आपने सब कुछ बिल्कुल ठीक सुना है। मिस मिंचन्स का तो दिल जैसे बैठा जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया। उनके साथ इतना बुरा तो जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बिहेव करते हुए कहा, आप सारा को इस तरह यहाँ नहीं रख सकते, मैं आपके ऊपर केस कर सकती हूँ। सारा को उसके फादर मेरे पास छोड़कर गए थे। मिस्टर करमाइकल, मैम, ये लॉ की बातें किसी और से जाकर कीजिए। अगर सारा आपके यहाँ नहीं जाना चाहती तो कोई भी सारा को जबरदस्ती आपके स्कूल में नहीं भेज सकता। ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ सारा का है। मिस मिंचन्स ने सारा को कन्विंस करने की कोशिश की। सारा, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पापा मेरे यहाँ तुम्हें छोड़कर गए थे और वो तुम्हारी प्रोग्रेस से बहुत खुश थे। मैं और मिस एमिलिया, हमने हमेशा तुम्हें कितना प्यार किया, तुम भूल जाओगे उसे? Did you, Miss Minchin? I never knew. सारा, तुम्हें अपने पापा की खातिर वापस मेरे साथ जाना ही होगा। तुम्हें घर जाना ही होगा अपने पापा की खातिर, वरना तुम्हारे पापा को बुरा लगेगा। I don't think my papa will feel bad if I'll not go to your school. In fact, he would have felt bad for whatever you did to me, for the way you behaved with me. मिस मिंचन्स, सारा, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम एक बहुत स्मार्ट लड़की हो और मैंने तुम्हारा हमेशा फेवर किया। ये सब कुछ जो किया मैंने तुम्हारे भलाई के लिए किया, और अगर मैं उस दिन तुम्हें स्कूल से निकाल देती तो आज तुम सड़क पर भीख मांग रही होती। ये सुनकर मिस्टर कैरसफोर्ड का गुस्सा काबू में नहीं आ रहा था और उन्होंने गुस्से में मिस मिंचन्स को कहा, जो हालत आपने अपने स्कूल में इसकी की है ना, उससे तो भीख मांगना बेटर था। इट्स बेटर कि आप यहाँ से चली जाएं और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश ना करें। अब मिस मिंचन्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। स्कूल में वापस तो चली गई, पर आज मिस मिंचन्स बहुत ज्यादा उदास थी। उनके साथ जैसे बहुत बड़ा धोखा हुआ था। क्या जो उन्होंने किया वो गलत है या उनके साथ जो हुआ वो गलत है? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब एमिलिया रूम में आई तो मिस मिंचन्स ने एमिलिया को सारी बात बताई। वो एमिलिया जो कभी भी मिस मिंचन्स के सामने बोली नहीं थी, आज वो भी बोल पड़ी। उसने मिस मिंचन्स को कहा, आपने इस लड़की सारा के साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैं जानती हूँ आपने इसे प्रॉपर खाना तक नहीं दिया, कपड़े तो बहुत दूर की बात है, आपने इसका सब कुछ छीन लिया। एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना बुरा सलूक आपको नहीं करना चाहिए था। मिस मिंचन्स को एमिलिया के ऊपर तो बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एमिलिया को बहुत डांटा और वहाँ से चले जाने को कहा। एमिलिया रोते रोते वहाँ से चली गई। पर आज मिस मिंचन्स को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मिस मिंचन्स को समझ आ गया था कि अब सारा किसी और स्कूल में पढ़ेगी और वो सारा पैसा किसी और स्कूल को मिल जाएगा। अगर सारा ने यहाँ पर पढ़ रहे बाकी बच्चों के पेरेंट्स को कुछ बताया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग भी मिस मिंचन्स का स्कूल छोड़कर चले जाएं। सारा अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करने की कोशिश तो करेगी और अगर मिस मिंचन्स कोशिश भी करे तो
उनके पेरेंट्स सारा से बात करने के लिए अपने बच्चों को रोकेंगे नहीं, क्योंकि सारा अब एक प्रिंसेस बन गई है, डायमंड माइंस की मालिक बनने वाली है। तो इतनी अमीर लड़की से अपने बच्चों को मिलने से कौन रोकेगा, और सारा की बात को सब लोग समझेंगे भी। इस तरह मिस मिंचन्स के स्कूल का फ्यूचर खतरे में पड़ चुका था। मिस मिंचन्स को आज समझ आ रहा था कि अब उनके करियर का दी एंड होने वाला है। सारा चाहे तो उनके साथ कुछ भी कर सकती है। जो सब कुछ उन्होंने सारा के साथ किया वो उनके सामने फ्लैशबैक हो रहा था, और वो अपने हर एक्शन को रिग्रेट कर रही थी। स्कूल की सभी लड़कियों को समझ आ रहा था कि कुछ तो हो रहा है। मिस मिंचन्स और एमिलिया के बीच में लड़ाई हो रही है। मिस एमिलिया रो रही हैं और मिस मिंचन्स बहुत ज्यादा उदास हैं, और सारा बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी। आखिर बात क्या है? तभी एर्मिंगर अपने हाथ में एक बड़ा सा लेटर लेके आई। लेविनिया ने एर्मिंगर से पूछा, ये लेटर किसका है? ये लेटर सारा का है। सारा का लेटर? हाँ, सारा ने एक लेटर भेजा है जिसमें उसने अपने बारे में सब कुछ लिखा है। पर सारा है कहाँ? साथ वाले घर में इंडियन जेंटलमैन के साथ। इंडियन जेंटलमैन के साथ? वहाँ क्यों? फिर एर्मिंगर ने सारा का लेटर पढ़ा जिसमें सारी डिटेल्स लिखी थी कि सारा के पास डायमंड माइंस है, और सारा जो कि एडवर्स कंडीशंस में भी एज अ प्रिंसेस बिहेव करती थी वो एक्चुअल में एक प्रिंसेस बन चुकी है। ये बात सुनकर बेकी तो रोने लगी कि वो अब सारा से मिल पाएगी या नहीं, और लॉटी के चेहरे पर खुशी भी थी, पर कहीं ना कहीं उसे एक टेंशन भी थी कि अब उसे वो सब कुछ छिन जाएगा। कहाँ रोज अच्छा खाना उसे खाने को मिलता था, वो सॉफ्ट बेड, वो सॉफ्ट कंबल, शायद अब सब कुछ वापस चला जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि लॉटी के साथ एक्चुअल में क्या हुआ। डरते डरते दिल पे हाथ रखकर लॉटी सारा के कमरे की तरफ जा रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो मैजिक खत्म हो गया होगा। अब सारा ही नहीं तो उसका कोई दोस्त आकर क्यों वहाँ पर खाना रखेगा, क्यों फायरप्लेस में फायर लगाएगा, क्यों लॉटी के कंफर्ट के बारे में सोचेगा। ये सोचकर डरते डरते जब लॉटी ने दरवाजा खोला कमरे का, तो वहाँ पर सब कुछ वैसे का वैसा था। रामलाल हाथ में एक लेटर लेकर वहाँ पर खड़ा था, और उसने लॉटी से कहा, मिसी साहिब को आपके बारे में बहुत चिंता है। उन्होंने आपके लिए ये सारा खाने का सामान भेजा है, और ये लेटर भी। कल तक मैं ये सारा सामान यहाँ से ले जाऊंगा, और आपको अब मिसी साहिब के साथ उनकी असिस्टेंट बन के रहना होगा, ठीक है? तो अब आप आराम से खाना खा लीजिए, कल सुबह मैं आपको लेने आ जाऊंगा। ये कहकर रामलाल वहाँ से चला गया। अब लॉटी की जिंदगी भी बदलने वाली थी। सारा भला लॉटी को कैसे भूल सकती थी? उसने उसके साथ वो सारे दुख के पल जो बिताए थे। इधर सारा इंडियन जेंटलमैन के साथ बैठकर अब कहानियां बना रही थी। अपनी वो हंग्री और कोल्ड डेज को लेकर कहानियां, प्यारी प्यारी कहानियां उनको सुना रही थी। इन्हें ये प्यार से अंकल टॉम कहती थी। इन्होंने खुद ही सारा को अंकल टॉम कहने के लिए कहा था। इनको सारा की ये प्यारी प्यारी कहानियां सुनने में बहुत मजा आता था। ये दोनों बैठकर ढेरों बातें करते और बड़े प्यार से ये सारा की कहानियां भी सुनते। आज ऐसे ही सारा उनको अपने एक हंग्री और कोल्ड डे की कहानी सुना रही थी कि अचानक उसे कुछ याद आया। That reminds me of a hungry and cold day. तुम्हारे पास तो कितने सारे हंग्री और कोल्ड डेज थे सारा, उन सबको भूल जाओ। अब तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है, तुम मेरी प्यारी सी लिटिल प्रिंसेस हो। But Uncle Tom, I want to do something. Will you support me? अंकल टॉम सारा को सपोर्ट ना करते। ये दोनों पहुंच गए उसी दुकान में जहां एक दिन सारा को उस लेडी ने 6 पेंस के बदले में 8 बंस दिए थे, और सारा को वो हंग्री लड़की दिखी थी जिसको सारा ने उसमें से 7 बंस दे दिए थे। जब दुकान पर पहुंचे तो उस लेडी ने सारा को झट से रिकॉग्नाइज किया। I think I know you. Yeah, you gave me 8 buns for 6 pence. Yes, I really admire you. मुझे याद है तुम उस दिन कितनी भूखी थी, फिर भी तुमने अपने 7 बंस उस हंग्री लड़की को दे दिए। Yeah, but she was hungrier than me. I know, but ऐसा कर पाना एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता है। Will you do a favor for me? Will you be giving buns
to the hungry kids whoever come to your shop? मेरे पास इतना तो पैसा नहीं कि मैं सबको दे पाऊँ, पर हाँ इतना तो मैं बताना जरूर चाहूंगी कि उस दिन के बाद मैं बहुत सारे बच्चों को फ्री में बंस दे चुकी हूँ तुम्हें याद कर करके, ये सोच कर कि तुम इतनी हंग्री होते हुए भी अगर किसी को दे सकती हो तो मैं क्यों नहीं। और वो लड़की याद है तुम्हें जिसे तुमने 7 बंस दिए थे? वो अब मेरे पास ही काम करती है। लिली इधर आओ। और वो लड़की वहाँ पर आकर खड़ी हो गई। सारा ने उसे देखकर हाथ मिलाया। सारा ने देखा कि ये लड़की अब पहले से बहुत बेटर लग रही है। उस दुकान की लेडी ने इस लड़की को अपने पास काम करने के लिए रख लिया है और अब उसे बहुत प्यार से वहाँ पर रखती है। सारा ये देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद सारा ने उन्हें कहा कि अब से यहाँ पर कोई भी हंग्री बच्चा आए तो उसे वो बंस दे दे और बिल्स सारा को भिजवा दे, क्योंकि सारा को पता है कि भूखा रहना क्या होता है, कैसा महसूस होता है जब भूख लगती है और खाना नहीं मिलता। उसने उस लेडी को कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी वो सब कुछ महसूस करे जो मैंने किया है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकूं तो आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। उस लेडी ने झट से हाँ कह दिया। तो इस तरह खत्म होती है ये कहानी अ लिटिल प्रिंसेस, जिसे लिखा था फ्रांसिस हॉडसन ब्रुनेट ने। जी हाँ, ये कहानी बहुत ही क्यूट लगी होगी आपको। आई एम रियली वेरी श्योर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये कहानी ना पसंद आए। जब छोटे छोटे बच्चों की प्यारी प्यारी कहानियाँ होती है ना, चाहे कोई भी एज हो, वो हमेशा मन को भाती जरूर है। ऊपर से ये लड़की तो हमें बहुत कुछ सिखा गई। कैसे एडवर्स कंडीशन से डील करना है ये सिखा गई। ये सिखा गई कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप चाहें तो इमेजिन करके खुश रह सकते हैं कि आपके पास सब कुछ है। इससे आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, एनर्जी आती है, पावर आती है, आप दुनिया से लड़ पाते हो। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता। जी हाँ, आई होप आपको इस कहानी को सुनकर बहुत मजा आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। फिलहाल मुझे यानी आरजे निशा को आपको देनी होगी इजाजत। उससे पहले अपने प्यारे प्यारे स्वीट फीडबैक्स देना बिल्कुल मत भूलिए। जी हाँ, मैं करूँगी आपके प्यारे प्यारे फीडबैक्स का इंतजार, साथ साथ आपके सजेशंस का भी, इस शो को बेहतर बनाने के लिए, अगली नॉवेल लाने के लिए और इस शो में क्या चेंजेस करने हैं वो जानने के लिए, और हाँ ये भी जानने के लिए कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना पसंद करते हैं। तो आप अपने प्यारे प्यारे फीडबैक्स देने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। यहाँ पर कोई पैसा नहीं जा रहा, सिर्फ वो शेयर करने की बात है जो आप मेरे लिए फील करते हैं। प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा, शो सुना है तो बताना तो पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल मुझे यानी आरजे निशा को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल में आपके लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आप कीजिए मेरा इंतजार और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानते हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनकी मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ, हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live.
It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी।